प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष शंकर तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनैतिक संगठनों की स्थापना अध्याय के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उग्र राष्ट्रवाद का विकास एवं कार्यपद्धति तथा उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा यह क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्षों तक उदारवादियों ने नेतृत्व किया। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। 1885 से 1905 तक का जो 20 वर्ष का कार्यकाल था वह उदारवादियों का युग था। उदारवादियों की याचना और मिन्नतों की राजनीति से उग्रवादी ऊब चुके थे। उदारवादी जिस तरह से प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों एवं प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष हाथ जोड़ते थे, इससे उग्रवादी 20 वर्षों में ऊब चुके थे, उकता चुके थे। उग्रवादी विचारधारा के जो नेतृत्व था वह यह चाहता था कि भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावनाओं का संचार कर राष्ट्रीय संघर्ष को नई गति और नई दिशा प्रदान की जावे। तो आइए हम बात करते हैं उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर। तो सबसे पहला कारण इनमें है उदारवादियों की कार्य पद्धतियों के प्रति असंतोष। उग्रवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाले लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने तथा अन्य लोगों ने अनुभव किया कि प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार मिलना संभव नहीं है। किसी भी तरीका या प्रयोग को सफल होने के लिए 20 वर्ष का समय पर्याप्त होता है। प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों ने 20 वर्षों तक अंग्रेज अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगवा पाए। मतलब इन चीज़ों से, प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से उदारवादी विचारधारा के नेतृत्व ने कोई राजनीतिक अधिकार हासिल नहीं कर पाए। ये चीज़ समझ में आ चुकी थी। अंग्रेजों की न्यायप्रियता और सदाचारता पर इनको अर्थात उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेतृत्व को विश्वास नहीं था। वे अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त और प्रबल जन आंदोलन प्रारंभ करना चाहते थे। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता भारतीयों को चांदी की थाली में रखी हुई नहीं मिल जाएगी। पिछले 20 वर्षों का अनुभव था इनके पास में। 1885 से 1905 तक अंग्रेजों ने उदारवादी विचारधारा के जो नेतृत्वकर्ता थे उनसे उन्होंने जो मांगें की, जो समस्याएं रखी, उनके एवज में सिर्फ 1892 का भारतीय एक्ट लागू हुआ, काउंसलिंग एक्ट जारी किया। इसके अलावा कोई भी मांग ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों की नहीं मांगी गई। इससे उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग थे उनको समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है ये न्यायप्रिय लोग नहीं हैं, ना ही ये सदाशय हैं, ना ही इनके अंदर कोई सहिष्णुता है और ना ही ये भारतीयों को किसी भी तरह का कोई लाभ देना चाहते हैं। इसलिए उग्रवादी विचारधारा के लोगों ने यह तय कर लिया कि भारतीयों को स्वतंत्रता अंग्रेज लोग चांदी की थाली में सजाकर नहीं दे देंगे कि लीजिए आप स्वतंत्र हुए। इसके लिए संघर्ष करना होगा, जन आंदोलन तैयार करना होगा। ये वजह थी राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रमुख कारण था संवैधानिक आंदोलनों की विफलता। अनेक प्रार्थनाओं और याचिकाओं के बाद 1892 का अधिनियम पारित तो हो गया, किंतु इससे भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुए। बार बार की मिन्नतों से 1892 का एक्ट जरूर मिला, लेकिन उससे भारतीयों को जो अधिकार मिलना थे वो हासिल नहीं हुए और वह एक्ट एक कागज का टुकड़ा मात्र साबित हुआ। इस तरह वैधानिक उपायों से राजनीतिक अधिकार मिलने की आशा धूमिल हो गई।
संवैधानिक रास्तों से संघर्ष करने के बावजूद भी यदि सरकार मांगों को न माने तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जन आंदोलन तैयार करने की भूमिका तैयार हो गई। तीसरा प्रमुख कारण था ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण बनी। 1858 का अधिनियम और महारानी विक्टोरिया की घोषणा कोरा आश्वासन बनकर रह गईं। ब्रिटिश सरकार की शोषण, दमन और भेदभाव की नीति जैसे पहले जारी थी वह अभी भी जारी रही। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों का शोषण करती थी, दमन करती थी, उनके प्रति भेदभाव रखती थी, वही काम ब्रिटिश संसद के अधीन ब्रिटिश शासन भारत में कर रहा था। दूसरी तरफ लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय जो घोर नस्लवादी थे, भारतीयों से घृणा करते थे। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो के अंतर्गत बंगाल का विभाजन करा दिया। उधर लॉर्ड लिटन ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया, जिसमें भारतीय भाषाओं में यदि अंग्रेजों के खिलाफ कोई एक लाइन भी लिख दे तो उस पूरे प्रेस को बंद कराकर प्रेस की सारी सामग्री जब्त कर ली जाती थी। इस तरह से इन प्रतिक्रियावादी नीतियों से भी भारत में असंतोष फैल गया। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रकट होने की या जन्म लेने की या विकसित होने का प्रमुख कारण थी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत के कुटीर उद्योगों को भारी क्षति पहुंची। इंग्लैंड से आने वाले माल से टैक्स हटा लिया गया। इंग्लैंड से जो पक्का माल तैयार होकर आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। भारत में जो कुटीर उद्योग थे उससे उनको बहुत नुकसान पहुंचने लगा। भारत में माल महंगा बनने लगा, चूँकि भारत में कुटीर उद्योगों में जो उत्पाद तैयार होते वे इंग्लैंड से आने वाले माल की तुलना में महंगे होते और ऊपर से उन पर से टैक्स और हटा दिया। तो इस तरह से भारत के कुटीर उद्योगों की कमर ही तोड़ दी गई और इसके नुकसान से भारत के कारीगर बेरोजगार हो गए, आर्थिक रूप से पिछड़ गए। पांचवा प्रमुख कारण हम देखते हैं सामाजिक, धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष को प्रेरित किया। लोगों में स्वाभिमान, त्याग और आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से समाज में व्याप्त निष्क्रियता, हीनता और उदासीनता की प्रवृत्ति पर कठोर प्रहार कर राजनीतिक चेतना जगाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह अनुभव किया कि समाज में लोग सब कुछ ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। तब आर्य समाज की संस्थापना करके दयानंद सरस्वती ने यह बताया कि यदि ईश्वर की आराधना करना है तो आपको सजग होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, उदासीनता की प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा। और जब धार्मिक रूप से लोग सक्रिय हुए तो उनमें राजनीतिक चेतना भी आई। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट आदि ने राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के माध्यम से ही प्रदान की। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव इत्यादि के माध्यम से एक धार्मिक माहौल पैदा किया और उसी माध्यम से उन्होंने राजनीतिक शिक्षण भारतीय जनता को प्रदान किया। अगला प्रमुख कारण था प्राकृतिक प्रकोप। अकाल के समय भारत की ब्रिटिश सरकार ने भव्य दरबार दिल्ली में आयोजित कर दिया। जबकि देश में अकाल पड़ा था उसी समय भारत के धन की इस तरह की बर्बादी हुई। मुंबई में प्लेग के दौरान लोगों के साथ बड़ा उपेक्षापूर्ण व्यवहार हुआ, जिसने अंग्रेज सरकार का सौतेलापन उजागर कर दिया। जिस प्रकार आज भारत में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, चूँकि भारत देश आज़ाद है, भारत में हम भारतीयों द्वारा चुनी हुई सरकार है, इस वजह से हम लोग बहुत अच्छे से इस महामारी का सामना कर पा रहे हैं। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों के समय जब प्लेग फैला, अकाल की स्थिति निर्मित हुई, तो उन्होंने भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया
और उल्टा भारतीय धन से दिल्ली में दरबार का आयोजन किया, वो भी बड़ा ही भव्य तरीके से। इससे भारतीयों के मन में भयंकर असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके अलावा सातवां प्रमुख कारण है पाश्चात्य विचारों एवं विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो जाने के कारण रूसो, वॉल्टेयर, मैजेनी, वर्क और गैरीबाल्डी के विचारों को पढ़ना और समझना भारतीयों ने आरंभ कर दिया। एबिसीनिया की इटली पर विजय 1896 में और जापान जैसे छोटे देश की रूस पर विजय 1905 ने भारतीयों में उत्साह का संचार कर दिया। मैकाले ने क्या किया था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत में इसलिए लेकर आए थे कि वह भारतीयों को अंग्रेजों का क्लर्क बना सके, अंग्रेजों के हित में काम करवा सके। भारतीयों ने इसका उल्टा कर दिया। क्या किया? अंग्रेजी भाषा जब उन्होंने सीख ली तो अंग्रेजी भाषा के अच्छे साहित्य को उन्होंने पढ़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख विचारक रूसो, वॉल्टेयर, मैजिनी, वर्क, गैरीबाल्डी इटली के, इनको सबको पढ़ लिया और इनके विचारों को समझना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने देख लिया कि एबिसीनिया जैसा छोटा देश इटली जीत सकता है, जापान जैसा छोटा देश रूस पर विजय हासिल कर सकता है, तो हम भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को क्यों नहीं उखाड़ फेंक सकते। तो इस तरह से पाश्चात्य एवं विदेशी विचारों का भी आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, वास्तविक कारण एक लंबी अवधि तक पनपते आते हैं, लेकिन वास्तविक कारणों की वजह से अंदर गुस्सा तो होता है, गुस्सा पैदा रहता है, गुस्सा पनपता रहता है, लेकिन इस गुस्से के प्रगटीकरण के लिए तात्कालिक कारण बहुत ज़रूरी होता है। और यही तात्कालिक कारण उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को मिल गया सन 1905 में। वो क्या था, चलिए हम देखते हैं। आठवां कारण जिसे हम कहते हैं यह तात्कालिक कारण भी था। सन 1905 में क्या हुआ, तो हम बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास। लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में फूट डालो शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल का विभाजन दो भागों में कर दिया। उसने ऐसा बंगाल की एकता को आघात पहुंचाने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने यह कुटिल षड्यंत्र रचा। उससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा, बंगाल विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में यह स्वीकार किया कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागृति हुई। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यूनाइटेड बंगाल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एकीकृत बंगाल, इसको लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि यह बहुत प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको दो भागों में विभाजित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बंगाल था वह क्रांतिकारी राष्ट्रीयता या उग्र राष्ट्रवादिता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा थी और इसलिए यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व करते थे। तो अंग्रेजों ने इस बंगाल को दो भागों में बांट के हिंदुओं को एक तरफ और मुस्लिम्स को एक तरफ करने की कुटिल चाल चली। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास के बारे में हम बात करते हैं कि यह आंदोलन कैसे विकसित हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन का उग्र स्वरूप सर्वप्रथम महाराष्ट्र में परिलक्षित हुआ। सबसे पहले दिखाई दिया है कहां पर? महाराष्ट्र में। सन 1893 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का सार्वजनिक रूप प्रदान किया। पहले घर घर पे पूजा होती थी, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया कि गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए शुरुआत कर दी। सन 1899 से तिलक ने शिवाजी महोत्सव मनाना आरंभ कर दिया। इसके अलावा सन 1896-97 के अकाल तथा महामारी से महाराष्ट्र में घर घर असंतोष फैल गया, क्योंकि
उन्होंने अंग्रेजों के सौतेले रवैये को देख लिया और समझ लिया। इसके अलावा पंजाब में लाला लाजपत राय ने उग्रवादियों का नेतृत्व संभाला। उन्होंने कायस्थ समाचार के माध्यम से जनता को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। बंगाल में बंगाल विभाजन के बाद उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। वहां पर विपिन चंद्र पाल प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। विपिन चंद्र पाल ने मद्रास का दौरा किया और वहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ चेतना पैदा की। भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने भी उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रसारित व प्रचारित किया। इस तरह से उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला। लाला लाजपत राय ने पंजाब, अविभाजित पंजाब जिसको कहते हैं, पूरे पंजाब में कायस्थ समाचार पत्र के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। विपिन चंद्र पाल ने बंगाल विभाजन के बाद बहुत ही उग्र तरीके से बंगाल में राष्ट्रवाद को प्रचारित किया। और यही नहीं, वे केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बंगाल से हटकर वे मद्रास भी गए, वहां दौरा किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ चेतना पैदा की। भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने भी भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेषित किया, प्रसारित किया, प्रचारित किया। अब हम देखते हैं उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की कार्य पद्धति क्या थी। तो निश्चित रूप से उग्र राष्ट्रवादियों की कार्य पद्धति उदारवादियों से सर्वथा भिन्न थी। उदारवादी प्रार्थना पत्र लिखते, स्मृति पत्र लिखते और प्रतिनिधिमंडल भेजते थे। उग्र राष्ट्रवादी त्याग और बलिदान के बल पर स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादियों ने कभी स्वशासन या स्वतंत्रता की बात नहीं की, जबकि ये लोग त्याग और बलिदान के बल पर स्वशासन पर जोर देते थे। इनके प्रमुख अस्त्र थे बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। जिस तरह से उदारवादियों के ये जो तीन अस्त्र थे, प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधिमंडल, जब इन अस्त्रों से देश का भला नहीं हुआ, देशवासियों का भला नहीं हुआ, तब नए अस्त्र विकसित हुए, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। इनका प्रयोग किस तरह से किया गया? बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं, अपितु इसका व्यापक अर्थ था सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं, क्योंकि तत्कालीन सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की थी। इसलिए अंग्रेज सरकार की सारी सेवाओं से बहिष्कार कर दिया भारतीय लोगों ने। प्रतिष्ठानों जो सरकारों द्वारा स्थापित थे, उन प्रतिष्ठानों का बहिष्कार कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधियां भारतीयों को प्रदान की थी, उन उपाधियों का भी बहिष्कार कर दिया। दूसरा शब्द था स्वदेशी। यह शब्द भी बहिष्कार का पूरक शब्द था। देश से धन के निष्कासन और गरीबी और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए देश में निर्मित वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया और इस तरह से स्वदेशी देशभक्ति का प्रतीक बन गया। जब हम विदेशी वस्तुओं, विदेशी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार कर रहे थे, तब उसके विकल्प के रूप में स्वदेशी को अपनाना आवश्यक था, क्योंकि जब हम विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे तो स्वदेशी वस्त्र तो चाहिए। चूँकि वस्त्र तो चाहिए, तो हमने स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने पर जोर देना शुरू कर दिया। इसके बाद बहिष्कार और स्वदेशी का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय घरेलू उद्योगों को फिर से प्राणवायु मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने कपड़े स्वदेशी पहनना शुरू कर दिए, तो चरखा फिर से घूमने लगा, खादी के कपड़े, सूती वस्त्र तैयार होने लगे। लोगों ने अपने कारीगरों से बनी हुई सामग्री खरीदने पर जोर देना शुरू कर दिया। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया। स्वदेशी स्कूल और स्वदेशी कॉलेज इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र बन गए। जो पैसे वाले भारतीय थे, जो सक्षम भारतीय थे, जो समृद्ध भारतीय थे, उन्होंने अपने स्कूल स्थापित कर दिए।
जो सक्षम और समृद्ध नहीं थे, उन्होंने सहकारिता के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना कर दी और यहीं पर बैठकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते, बहिष्कार और स्वदेशी जैसे अस्त्रों के सफल प्रयोग की रणनीतियां तैयार करते। अंग्रेजी शिक्षा जो भारतीयों के बौद्धिक विकास को रोकती थी, उसके स्थान पर भारतीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इस तरह से बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के अस्त्रों का प्रयोग करते हुए उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन की एक नई कार्य पद्धति विकसित हो गई। अंग्रेज लोग अंग्रेजी शिक्षा का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि भारतीय अंग्रेजियों की नौकरियां करते रहें, उनकी गुलामी करते रहें और उनके लिए एक पढ़े लिखे अच्छे नौकर साबित हों। इससे भारतीयों का बौद्धिक विकास नहीं होता था, लेकिन जो भारतीय शिक्षा थी उससे भारतीयों का बौद्धिक और राजनीतिक विकास हो, वे राजनीतिक रूप से शिक्षित हों। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना उग्र राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों ने की। अब उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, तो हम देखते हैं। उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से सहयोग की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति अपनाई। उदारवादी क्या करते थे? अंग्रेज सरकार का सहयोग कर देते थे, उनसे स्वशासन नहीं मांगते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने विरोध कर दिया। इन्होंने कहा हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, न केवल सहयोग अपितु हम आपका प्रतिरोध भी करेंगे, लेकिन निष्क्रिय रूप से। निष्क्रिय प्रतिरोध मतलब हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपका कोई सहयोग भी नहीं करेंगे। आपकी सामग्री का बहिष्कार करते हैं, आपकी नौकरी का बहिष्कार करते हैं, आपके प्रतिष्ठानों का, आपकी संस्थाओं का, आपके विद्यालयों का, आपके कॉलेजों का टोटल बहिष्कार करते हैं हम, पूर्णतः बहिष्कार करते हैं हम। और इस तरह से यह राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, वह जन आंदोलन बन गया। उदारवादी युग में क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था, लेकिन जैसे ही आंदोलन की बागडोर उग्र राष्ट्रवादियों के हाथ में आई, यह एक जन आंदोलन बन गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि उग्र राष्ट्रवादियों ने कभी भी हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया और इतना बड़ा आंदोलन तैयार कर लिया। बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक कार्य आरंभ किए। इससे क्या हुआ? स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता जैसे आंतरिक गुणों का विकास हुआ। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक भी इन्हीं बातों पर जोर देते हुए कहते हैं कि स्वाभिमान, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता जैसे आंतरिक गुण प्रत्येक भारतीय में होने आवश्यक हैं। अब हम बात करते हैं उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं की। तो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे, जिनको हम लाल, बाल और पाल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भारतीय जनमानस में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति और साहस की भावना का संचार किया। कैसे किया? लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा और उसकी कार्य पद्धति का जमकर विरोध किया। वह उसके जबरदस्त विरोधी थे। आपने पंजाब प्रांत में नेतृत्व की बागडोर संभाली और कायस्थ समाचार पत्र के माध्यम से जनता को जागृत किया। जबकि बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम उग्र राष्ट्रवादिता का जनक भी कहते हैं, उनके राजनीतिक विचारों पर धार्मिक भावनाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे? उन्होंने धार्मिक भावना अर्थात गणपति महोत्सव का आरंभ, गणेश जी की स्थापना जो घर घर की जाती थी, उसको उन्होंने सार्वजनिक रूप दे दिया। तो धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक विचार प्रकट होने लगे। लोग पूजा पाठ करने आते और उनको ये बताते कि भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई है और उसको बेड़ियों से छुड़ाना है, तो बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ चलो। इसके अलावा सांस्कृतिक भावनाओं को भी उन्होंने उभारा शिवाजी महोत्सव के माध्यम से। प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर उनका अर्थात बाल गंगाधर तिलक का अटूट विश्वास था। उन्होंने
नवयुवकों से आत्मोत्सर्ग और बलिदान के लिए तैयार रहने को कहा। इन सिद्धांतों पर उनके अटूट विश्वास ही था कि उन्होंने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और उन्होंने नवयुवकों को इसीलिए आत्मोत्सर्ग और बलिदान के लिए तैयार रहने को कहा कि भारत माता के लिए ज़रूरत पड़े तो अपना बलिदान भी करने से मत चूको। विपिन चंद्र पाल, जो बंगाल में उग्र राष्ट्रवादिता के विचारधारा के अग्रदूत माने जाते हैं, बहुत ही ओजस्वी वक्ता, कुशल पत्रकार और शिक्षा शास्त्री थे। बंगाल विभाजन की घटना के बाद विपिन चंद्र पाल उग्र हो गए और उन्होंने बंगाल में जगह जगह पर घूम घूम कर इस घटना के खिलाफ में एक आंदोलन को तैयार कर लिया। इन्होंने मद्रास की यात्रा की और उस विचारधारा का, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार किया और प्रसार किया। इस तरह से आपने देखा कि उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं ने किस तरह से भारत में 1905 के बाद उग्र राष्ट्रवादी युग की शुरुआत की। और अब आपकी बारी है प्रमुख छात्रोपयोगी प्रश्नावली की, जिन्हें आप घर बैठे अपनी कॉपी में कर सकते हैं। पहला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? प्रश्न क्रमांक 2, बहिष्कार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीतियाँ अपनाई? प्रश्न क्रमांक 4, उदारवादी दल और उग्रवादी दल के प्रमुख 3 अंतर क्या थे? लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यदि विषयगत कोई कठिनाई हो तो अपने विषय शिक्षक से संपर्क कीजिए। और ई क्लासेस बाय मनीष सर में जितने भी वीडियो हैं उनको बहुत अच्छे से समझते रहिए और पढ़ते रहिए। ई क्लासेस बाय मनीष सर। अगले वीडियो में आपसे नई विषय वस्तु के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।